Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching integration video lectures on Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर या लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.9 डेट वाज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको स्टार्ट करा था। इस एक्सरसाइज के बारे में आपको उस वक्त भी डिटेल में समझाया था कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्या मतलब है क्या नहीं है, और फिर केसेस के ऊपर मैं आपको लेकर गया था। एक्सरसाइज 6.9 या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल इंटरमीडिएट में भी इससे क्वेश्चन लाजमी आते हैं और एप्टीट्यूड साइड में भी इससे क्वेश्चन लाजमी आ रहे होते हैं ब्लैंक्स वगैरह के अंदर। तो भाई इस एक्सरसाइज में ऐसा खास काम क्या होता है, जल्दी से इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा देता हूं। कभी भी अगर आपके पास फंक्शंस डिवाइड में आ रहा हो, कभी भी अगर आपके पास फंक्शन डिवाइड में आ रहा हो, चूंकि इंटीग्रेशन में डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं होता बल्कि मेथड होते हैं, दैट पर्टिकुलर मेथड इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केस नंबर 1 को भी डिस्कस करा था बेटा। केस नंबर 1 क्या था, कभी भी अगर आपके पास, केस नंबर 1 क्या मैंने आपको पढ़ाया था, कभी भी अगर आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे होंगे तो ये केस नंबर 1 होगा। कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे होंगे तो क्या होगा भाई, केस नंबर 1 होगा। तो हमने इसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे लास्ट क्लास के अंदर। तो आइए अब जरा उसी क्वेश्चंस को या उसी केस नंबर 1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जाने बढ़ते हैं। अब हमारे पास मेरे लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्या आ रहा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाय sin x इनटू 2 प्लस sin x। अच्छा, आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 होगा, बट बुक को ना फॉलो करें ज्यादा बेहतर है। एक्सरसाइज 6.9 या 6.7 जब मुझसे पढ़ने तो काइंडली मुझसे ही फॉलो करें, मैं आपको प्रॉपर लेक्चर्स बनवा रहा हूँ। अच्छा भाई, क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाय sin x इनटू 2 प्लस sin x इनटू dx। अब जहन में पहली चीज आती है, सर ये पता कैसे चलेगा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ रहा है। मेरा बेटा बहुत ही आसान तरीका, दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अब या तो अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं है तो इसको तरीके से सॉल्व करने में चला जाता हूं इंटीग्रेशन के किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब यहां पे इंटीग्रेशन किसी और तरीके से अप्लाई हो नहीं सकती, इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे जाना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन साहब के पास कि भाई दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, कोई मेथड निकालो। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में सर कौन सा केस होगा, आया केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, 3 है, 4 है, मगर ऑल्दो मैंने तो अभी केस नंबर 1 ही पढ़ाया, बट स्टिल जहन में सोचोगे तो ना सर ये कौन से केस से लिंक करता है क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा। बहुत ही आसान तरीका, डिनोमिनेटर देखो, दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, लीनियर फैक्टर्स वाले हैं, यानी कि sin x की होल पावर भी क्या आ रही है, इस sin x के ऊपर क्या फंक्शन के ऊपर पावर है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, इस sin x के ऊपर पावर क्या आ रही है, 1। इसका मतलब कि डिनोमिनेटर लीनियर आ रहे हैं। और दूसरी चीज, ये दोनों एक दूसरे डिफरेंट हैं, एक आपको वेक्टर गिवन है sin x और एक क्या गिवन है 2 प्लस sin x। दोनों के आंसर ऑब्वियसली, इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो साफ पता चल गया ये क्वेश्चन केस नंबर 1 से बिलोंग करता है। केस नंबर 1 की पहचान यही तो बताई थी बेटा कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर पावर वाला फंक्शन हो और फैक्टर्स क्या हो, डिफरेंट हो, फैक्टर्स एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट, तो केस नंबर 1 की पहचान होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की जानिब। पहला काम, अपने क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिख देंगे आई की हेल्प से। तो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाय sin x इंटू 2 प्लस का sin x इंटू बाहर dx का dx एज इट इज। अब जरा गौर से एक बात देखें, अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मगर अगर सपोजिशन करके अपने जिंदगी आसान बना ली चाहे तो आई गेस बेहतर नहीं हो जाएगा। मगर कैसे सपोजिशन करें, अब जहन में बात नहीं आ रही। मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला cos x होता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। तो मेरा बेटा अगर मैं यहां से साइन x को सपोज कर लूं u के बराबर, हम ये काम क्या कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई बना रहा हूं पहले मैं, और उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करूंगा। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मगर चूंकि क्वेश्चन डायरेक्टली करने के ऊपर बहुत ज्यादा टफ बन सकता है, इसलिए आसान तरीका क्या है कि भाई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को आपस में सिंप्लीफाई या सपोज करवा लिया जाए। कैसे, क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बेटा, cos x होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे सिंपल तरीके से सपोजिशन कर देता हूं, किस चीज को, लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स को, और फिर क्या कर देता हूं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, माइनस का साइन एक्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, पॉजिटिव का cos x। साइन एक्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, पॉजिटिव का cos x। तो आपके पास सिंपल तरीके से साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया। ऐसा ही है, यहाँ पे ये du क्या हो रहा है, du डिवाइड बाई dx, ये dx यहाँ पे du से डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके cos x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो du की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x इंटू dx।
इसको उठा के मैं अपनी मेन इक्वेशन में डाल देता हूं, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, जरा गौर से देखिएगा, आई का आई एज इट इज, ये आई का आई एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज, इस cos x इंटू डी एक्स, इस cos x इंटू डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर du लिख सकता हूं, और जो नीचे sin x आ रहा है उस sin x को मैंने किसके बराबर सपोज कर लिया, u के बराबर, तो इस sin x की जगह पे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, 2 का 2 एज इट इज, प्लस का sin एज इट इज, इस sin x की जगह पे भी क्या लिख दूंगा मैं, sin x की वैल्यू u का u एज इट इज, और इस तरीके से मैंने अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया। अब इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना ज्यादा आसान होगा। ये सारा क्या काम करा दोबारा बता देता हूं, हालांकि मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। भाई मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आ रहा है तो इसके ऊपर डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना मुश्किल है मेरा बेटा, तो फिर कैसे अप्लाई करा, सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट यूज करा। क्या कॉन्सेप्ट, भाई नीचे वाली चीज को डेरिवेटिव आ रहा है, सपोज करवा लो ना उसको, sin x का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, पॉजिटिव का cos x, तो सपोज करवा लिया मैंने u के बराबर sin x को, और जहां जहां पे sin x आ रहा होगा वहां पे u पुट कर दिया, और जब डेरिवेटिव ले लिया तो du by dx की वैल्यू क्या होगी, cos x, यहाँ पे dx डिवाइड हो रहा है वहां पे cos x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो जहां पे cos x इंटू dx मुझे दिखा वहां पे क्या रख सकता हूं, du रख सकता हूं। तो इस तरीके से मैंने अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया। क्या कर दिया भाई, सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैं इसको इजी वे में पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर ओपन करने वाला हूं। कैसे ओपन करूंगा, आई होप कल वाला लेक्चर सबको समझ में आया होगा। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगी मेरा बेटा, मेरी इक्वेशन ए बन गई। ये क्या बन गई, मेरी इक्वेशन ए। पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आओ, जब अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आओ और उसको इक्वेशन ए का खिताब दे दो, उसके बाद जो भी इंटीग्रेशन के अलावा वाला पार्ट है उसको खूबसूरत तरीके से नीचे लिखो। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के अलावा वाला पार्ट क्या है, ऊपर डी यू के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो क्या है 1 डिवाइडेड बाई यू इंटू 2 प्लस का यू, क्या है 1 डिवाइडेड बाई u इंटू 2 प्लस का u। ये क्या काम कर रहा है कि भाई सिंपल तरीके से अपने मेन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा दिया। सिंप्लीफाई करवाने के बाद उस चीज को इक्वेशन नंबर ए का मैंने नाम दे दिया। अब बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट, अब पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट को कल मैंने बहुत डिटेल में समझाया भी था। क्या कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा कि भाई सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन के अलावा वाली जो चीजें उनको एक बार नीचे लिख दो, लिख दिया। अब पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने भी इसके अंदर फैक्टर्स आ रहे हैं उन फैक्टर्स को उतने अननोन्स के ऊपर सपोज करते हुए जाओ। यहां पे देखो पहला फैक्टर क्या आ रहा है, u, तो इसके ऊपर पहले अननोन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाई यू प्लस का साइन। फिर देखो दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है, 2 प्लस यू, उसके ऊपर दूसरा अननोन आ जाएगा जो कि क्या होगा, b डिवाइडेड बाई 2 प्लस यू। इस तरीके से मेरा क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। भाई क्या काम करा, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को फॉर्म करा, सिंप्लीफाई करवाया, सिंप्लीफाई करवा के अब पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करा है। बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते हैं, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट। क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन के साइन के अलावा वाली जो भी चीज होगी उसको एज इट इज उठा के नीचे लिखूंगा। और पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई जितने भी लीनियर फैक्टर्स आ रहे होंगे, जितने भी फैक्टर्स आ रहे होंगे केस नंबर 1 के रिस्पेक्ट से, जितने भी फैक्टर्स आ रहे होंगे उतने उसके ऊपर अननोन सपोज करवाते हुए जाओगे। यहां पे 2 ही फैक्टर है तो 2 अननोन्स आ गए, एक पहले वाले फैक्टर के लिए, दूसरे वाले के लिए बीच में साइन प्लस का। अब आगे बढ़ते हैं, अगला काम क्या होता है, इक्वेशन नंबर 1 सपोज करवा ली तो अगला काम क्या कहता है, इसको एलसीएम लेना है। भाई कैसे लूंगा, ये वाला जो चीज है यहाँ पे 1 डिवाइड बाई यू इंटू 2 प्लस यू एज इट इज यहाँ पे रहेगी, ये वाली चीज यहाँ पे एज इट इज की एज इट इज रहेगी, और यहां पे क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। कैसे एलसीएम लूंगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए एलसीएम ले लूंगा। तो ये 2 प्लस यहाँ पे डिवाइड में वहां पे क्रॉस में के ऊपर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे b इंटू यू। अब एलसीएम लेने का फायदा क्या होता है भाई, हमेशा नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली इक्वेशन नंबर 2 बन रही होगी यहां से, तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस का u इंटू प्लस का b इंटू यू। तो इस तरीके से मेरी जो ग्रीन चीज में लिखी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्या काम करा भाई, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एक बार लिखा और फिर पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर उतने अननोन सपोज कर लिए। फिर अगला स्टेप क्या करा, सिंपल तरीके से एलसीएम लिया, एलसीएम लेके नीचे वाले पार्ट को कैंसिल आउट करा और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 से बाद क्या काम करते हैं भाई, बहुत ही आसान काम, कि जितने भी इस इक्वेशन नंबर 2 में फैक्टर्स आ रहे होंगे, फैक्टर्स भाई बोले तो ये चीज यानी कि 2 प्लस यू और यू जो क्या ओरिजिनल फैक्टर्स भी थे क्वेश्चन के, उतने उन फैक्टर्स को बारी बारी जीरो के ऊपर सपोज कर लूंगा और वहां से उन फैक्टर्स की वैल्यू निकालूंगा और बारी बारी फिर उन फैक्टर्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में डाल के जो अननोन्स है मेरे, ये a और b, इनको फाइंड करूंगा। और एक बार जब अननोन्स आ जाएं तो क्वेश्चन फिर सॉल्व हो गया हमारा, फिर हलवा बना चुके हैं हम लोग। क्लियर है बेटा, आइए जरा ये काम करने की तरफ चलते हैं।
अच्छा तो बेटा अब इसको कैसे करेंगे भाई, ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने आपकी आसानी के लिए दूसरे पेज पे लिख दी। अब मेरा बेटा बारी बारी जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनको जीरो के बराबर सपोज करना है। पहला फैक्टर क्या आ रहा है 2 + u, तो इसको जीरो के ऊपर ले लूंगा। क्या हो जाएगा भाई 2 + u = 0। तो अगर मुझे यहां से u की वैल्यू चाहिए तो पॉजिटिव के 2 को वहां सेंड कर दूंगा, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -2 आ जाएगी। दूसरा फैक्टर क्या है, सिंपल u है, तो एक बार इस u को भी क्या ले लूंगा 0 के बराबर, और u = 0 की डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब बारी बारी इन दोनों u की वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा और उसके ऊपर अपने अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर रहा हूँ, जो कि काम अभी तक करते हुए आ रहे थे। लास्ट के 3 क्वेश्चन जो काम अभी तक हम लोगों ने करा, क्या हो जाएगा मेरा बेटा सिंपल तरीके से पुटिंग किस चीज को, इस पहली वाली u की वैल्यू को, पुटिंग u = -2 किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो मेरा बेटा गौर से देखिएगा, डायरेक्टली अब काम करेंगे, स्टेप पहली नंबर ऑफ में ज्यादा होते हैं। जब u की वैल्यू -2 मैं किस में डालूंगा, इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो मेरा बच्चा यहाँ पे 1 का 1 तो एज इट इज रहेगा। अब जब मैं इस a के अंदर, a के साथ क्या आ रहा है 2 + u, जब मैं u की वैल्यू -2 रखूंगा तो क्या बन जाएगा 2 -2 क्या हो जाएगा 2 - 2 खत्म, यानी कि a की वैल्यू a, तो यहां से a वाला अननोन खत्म हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जब b के अंदर b के साथ वाले u में मैं क्या रखूंगा -2, तो वो रिमेन रह जाएगा। a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट खत्म हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 - 2 0 हो गया, और a × 0 कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होती है खत्म हो जाती है, तो यहां पे क्या बन जाएगा -2 भी। तो मेरे पास मेरा बेटा b की वैल्यू बेसिकली क्या आ रही होगी 1 / -2, यानी अदर वर्ड -1 / 2। कहने का मकसद क्या, b की वैल्यू आ गई। अब इस u की जो दूसरी वैल्यू आ रही है इसको भी उठा के क्या करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, वहां से फिर किसी और अननोन की वैल्यू आ जाएगी। जाहिर सी बात है, वैसे तो b की अगर वैल्यू आ गई तो अब a की वैल्यू आएगी इस u की वैल्यू 0 के ऊपर। कैसे, आइए चेक कर लेते हैं। अब इस u की वैल्यू 0 को पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, तो फिर चेक करता हूं क्या होगा। तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, पुटिंग u = 0 किसके अंदर पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा 1 का 1 यहाँ पे एज इट इज, इक्वल टू का साइन a का a एज इट इज, क्या है 2 + u। अब u की वैल्यू क्या रख रहे हैं 0, तो क्या हो जाएगा 2 + u यानी कि 2 + 0 का 0, और b × 0 यानी कि b कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली 1 = 2a, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a। तो a की वैल्यू क्या आ रही होगी 1 / 2, क्या आ रही होगी भाई 1 / 2। कैसे, 2 + 0 क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 2, तो a × 2 है, तो a की वैल्यू अगर चाहिए होगी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और हमें डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव का 2। इस तरीके से हम लोगों ने अपने तमाम क्वेश्चंस में आने वाले अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। जब हम लोग क्वेश्चन में आने वाले अपने अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे तब हमारा क्वेश्चन 90% या 99% इनफैक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कुछ भी नहीं करना बेटा, सिंपल तरीके से जो a और b की वैल्यू निकाली उसको पहले इक्वेशन नंबर 1 में डालना है, और फिर वहां से इक्वेशन नंबर a में डाल के इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरा बेटा पार्शियल फ्रैक्शन हो या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो, एक्सरसाइज 6.7 हो या 6.9 हो, चाहे इंटरमीडिएट के लिए पढ़ लो चाहे एप्टीट्यूड के लिए पढ़ लो, एक बात याद रख लेना, इन क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन अप्लाई करना मुश्किल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट पार्शियल फ्रैक्शन का या बाय पार्ट्स का समझना बड़ा जरूरी है। अगर वो समझ आ गया तो बाकी तो हलवा चीज है। क्लियर है भाई? तो अब इस a और b की वैल्यू उठा के पहले इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा और वहां से फिर इक्वेशन a में पुट करूंगा। तो बेटा हम लोगों ने a की वैल्यू पॉजिटिव का हाफ और b की वैल्यू नेगेटिव का हाफ किसमें पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। कैसे कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं अभी भाई, ये रही इक्वेशन नंबर 1। तो क्या इक्वेशन नंबर 1 आ रही है पूरी की पूरी, ये आ रही है 1 / u × 2 + u, क्या आ रही है 1 / u × 2 + u, और इक्वल टू के बाद क्या है a / u, क्या होगा a / u प्लस का b / 2 + u। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास हाफ का हाफ, नीचे क्या है u का u प्लस का साइन, b की वैल्यू क्या है नेगेटिव का हाफ, और नीचे क्या है 2 + u। हम ये इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करते क्यों सर, डायरेक्टली इक्वेशन ए में क्यों नहीं पुट कर देते, क्योंकि मेरा बेटा स्टैंडर्ड तरीका है। बेसिकली आपके पास जो ये वाली चीज आती है पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करने पे आती है, और ये पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपने कहां यूज करा है भाई, अपने मेन क्वेश्चन पे करा है ना। तो मेन क्वेश्चन आपका ये रहा, तो फाइनली अपनी इन वैल्यूज को कहां करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए में पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर ए की स्टेटमेंट आप लिख देंगे। तो इक्वेशन नंबर ए क्या बन जाएगी मेरी फाइनली, यानी कि मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन i = इंटीग्रेशन हाफ का हाफ, नीचे क्या है u। सिंपल तरीके से भाई इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दूंगा, इस पूरी की पूरी साइड को, इस पूरी साइड को इक्वेशन ए में पुट कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा हाफ डिवाइडेड बाय u प्लस का माइनस का हाफ डिवाइडेड बाय 2 + u इंटू du का du। हो सकता है आप में से किसी के जहन में सर ये डायरेक्टली कैसे पुट हो गया। मेरा बेटा ये वाली जो इक्वेशन नंबर
आपकी 1 आ रही है, उसके अंदर ये वाली चीज किसके बराबर है, इसके बराबर है। और ये पर्टिकुलर चीज क्या है, आपका मेन क्वेश्चन है। ये पर्टिकुलर चीज क्या है, आपका मेन क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, इनडायरेक्टली आपके मेन क्वेश्चन के बराबर आ जाएगी। इसीलिए हम पहले इक्वेशन 1 में पुट करवाते हैं, फिर इक्वेशन ए में पुट करवाते हैं। अब क्या करूंगा भाई, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को ओपन करूंगा तो इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, आइए चेक कर लेते हैं। जब मैं इंटीग्रेशन को ओपन करूंगा तो इंटीग्रेशन ब्रैकेट को ओपन करने के ऊपर इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों से अप्लाई हो जाएगा। तो एक बार इंटीग्रेशन पहले वाले टर्म पे अप्लाई हो रही तो हाफ इंटू यू इंटू डी यू, प्लस का साइन बाहर क्या आ जाएगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस का हाफ है यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, हाफ का हाफ, और ब्रैकेट में नीचे क्या है 2 प्लस यू और बाहर डी यू का डी यू एज इट इज। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हाफ यहाँ पे आ रहा है, ये जो नीचे 2 आ रहा है क्या है, ये कॉमन टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है। तो कॉन्स्टेंट नंबर हमेशा हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी सिंपल तरीके से 1 ओवर यू इंटू डी यू के ऊपर। और फिर यहाँ पे भी यही काम होगा मेरा बेटा, यहाँ पे भी 2 एक कॉमन नंबर है, बाहर आ रहा है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दो ना बेटा, अंदर आ रहे तो क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे, तो क्या हो जाएगा, हाफ का हाफ बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से 2 प्लस यू इंटू डी यू के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब ये क्या काम हो रहा होगा, हाफ का हाफ एज इट इज। इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई यू के ऊपर कैसे अप्लाई करोगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से एलन बेस्ड शॉर्ट ट्रिक यूज करो ना बेटा। क्या होती है एलन बेस्ड शॉर्ट ट्रिक, अगर नीचे वाली चीज के ऊपर डेरिवेटिव आ रहे तो सिंपल तरीके से एलन लिखो और जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है उसको एज इट इज एक बार लिख दो, माइनस का साइन लगाओ। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हाफ का हाफ एज इट इज। यहाँ पे भी यही काम हो रहा है कि भाई नीचे वाली चीज का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 2 प्लस यू का डेरिवेटिव क्या होगा ऊपर, पॉजिटिव का 1 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। एलन बेस्ड शॉर्ट ट्रिक यूज करूंगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 प्लस यू। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मगर फर्दर भी सॉल्व हो सकता है। यहाँ से अगर मैं पूरी इक्वेशन से हाफ को कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, हाफ कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एलन यू माइनस का एलन 2 प्लस यू। इस क्वेश्चन को आगे भी एक और स्टेप भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे एलन यू आ रहा है, फिर माइनस का साइन आ रहा है और फिर एलन 2 प्लस यू आ रहा है, तो लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। कभी भी अगर आपके पास 2 इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा हो और बीच में साइन आ रहा हो नेगेटिव का, तो लॉग की ये प्रॉपर्टी उसको कन्वर्ट करवा देगी दोनों टर्म्स को डिवीजन की फॉर्म में, और लॉग एक ही बार लिखा जाएगा। तो ये हाफ का हाफ एज इट इज रहा, एलन एक बार लिखा जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, u डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू। ये हम लोगों ने लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी को यूज करा है और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। लास्ट के अंदर u के अंदर u की ओरिजिनल वैल्यू को पुट भी करवा दूंगा। तो मेरा बच्चा u की वैल्यू हमने क्या सपोज करी थी भाई, हमने u को सपोज करा था sin x के बराबर। तो फाइनली मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा होगा, जो लास्ट स्टेप तो हमारा ये हो गया। अब u को हमने सपोज करा था किसके बराबर, sin x के बराबर भाई, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, u की जगह पे आ गया sin x, नीचे भी क्या आ जाएगा 2 प्लस का sin x प्लस का c, क्वेश्चन सॉल्व। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आसान से स्टेप है, समझ में आया होगा। अच्छा वैसे इसमें एक और स्टेप भी हो सकता है, यहाँ पे बाहर कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं, ये नंबर आगे इस पर्टिकुलर टर्म की पावर पे सेंड कर दो, ये भी एक स्टेप हो सकता है, मतलब बहुत आगे हो जाएगा। बहरहाल यहाँ तक भी अगर आप क्वेश्चन पेपर में करके आते हैं तो ये भी सही स्टेप है आपका। अगर आप फाइनली यहाँ तक करके आते हैं और लास्ट के अंदर यू की ओरिजिनल वैल्यू sin x को पुट कर देते हैं तो ये स्टेप भी करेक्ट है। मगर आपको किताब के अंदर जो आंसर मिल रहा होगा इसका फाइनल स्टेप तक का, यानी कि इस पावर को भी ऊपर सेंड किया हुआ होगा, इसके बाद पावर को भी ऊपर सेंड किया हुआ होगा। बट वो तमाम कहता हूँ बेसिक, वो तो एलन की प्रॉपर्टीज का काम हो रहा है, वो तो आगे तमाम बच्चों क्लियर होगी बात। भाई ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केस नंबर 1 का मैं पहले एक बात रिपीट कर देता हूँ मेरा बेटा, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से आधी से ज्यादा एक्सरसाइज भरी हुई है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के 99% क्वेश्चंस या तो केस नंबर 1 में लाया करते हैं, केस नंबर 2 में लाया करते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में ना आए तो अपनी जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है की किताब आपको पढ़ी होगी, बुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो आपको किताब पढ़ी होगी, उस किताब के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के तमाम क्वेश्चन केस नंबर 1 के हैं। अच्छा क्लियर है भाई। अब ये कैसे सॉल्व करा भाई, सिंपल तरीके से सपोजिशन करवाई, सपोजिशन करवा के पार्शियल फ्रैक्शन का कांसेप्ट यूज करा, पार्शियल फ्रैक्शन का कांसेप्ट यूज करके अननोन्स के ऊपर सपोज करा, सपोज करवाने के बाद फैक्टर्स की वैल्यूज निकाली, फैक्टर्स की वैल्यू निकालने के बाद अननोन्स की वैल्यूज निकाली एंड देन फाइनली उन अननोन्स को अपनी मेन इक्वेशन में डाल के क्वेश्चन को सॉल्व करा। भाई इंटीग्रेशन अप्लाई करना मुश्किल नहीं होगा, इंटीग्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को सिखा दी तरीके से। अब मसला क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लेना। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो मेरा बेटा बहुत बड़ी मुश्किल आप लोगों की हल हो जाएगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अच्छा तो मेरा बेटा अब हमारे पास हमारे केस नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर लास्ट क्वेश्चन समझ में आया तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पेपर में बेतहाशावार इंटरमीडिएट साइड के ऊपर पूछा गया है। पहले बता देता हूं सर के एप्टीट्यूड साइड पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल मेरा बेटा एप्टीट्यूड साइड के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, मगर वहां पे इतना सब लॉजिकल काम करने की जरूरत नहीं होती। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है तो डायरेक्टली आप क्या करते हो, इनके आंसर के ऊपर ऑप्शंस के ऊपर अगर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो आपको मेन क्वेश्चन फॉर्म से मिल जाता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को अगर एमसीक्यूज में आता है या एप्टीट्यूड में आता है तब तो आप सिंपल तरीके से चार ऑप्शंस गिवन होंगे, बारी बारी उन चारों के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, आपको आपका मेन क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि आपको ब्लैंक में गिवन होगा। तो वहां पे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। मगर अगर ये 5 मार्क्स के लिए आपके पास आता है तो फिर ये फनकारी थोड़ी कर सकते हो। 5 मार्क्स में आपको स्टेप करने हैं। कैसे करेंगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान तरीका। क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहला काम इसको एनालाइज करूंगा। एनालाइज कैसे करना है कि भाई सिंपल तरीके से आ रहा है इंटीग्रेशन इनटू sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इंटू 2 प्लस cos x इंटू dx। भाई पहला काम चेक करो क्वेश्चन किस चीज का है, 6.7 का है, 9 का है, 10 का है, 11 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। या फिर अगर बिगर पिक्चर में देखना चाहते हो तो गौर से सोचो भी किस टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है। भाई साफ दिख रहा है दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, डिवीजन का क्वेश्चन है। अब जहन में बात आती है सर डिवीजन को एलन शेलन ट्रिक लगा के सॉल्व नहीं हो सकता, तो भाई हो सकता है, क्या पता हो सकता हो, मगर चेक कर लो ना भाई कैसे होगा। क्या नीचे वाली चीज के ऊपर डेरिवेटिव गिवन है, सिर्फ एक का गिवन होगा, दो का थोड़ी गिवन है, तो इसका मतलब एलन फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। अब रही बात ले दे के एक ही चीज बच जाती है, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन वो सिखा चुका हूं केस नंबर 1 की रिस्पेक्ट से। क्या कहा भाई, अब अगर पार्शियल फ्रैक्शन यहां पे मुझे अप्लाई करनी है तो अब केस 1 है या केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है। सर हाशिम ने पढ़ाया था कि केस 1 और 2 सबसे ज्यादा आते हैं, सर केस 1 होगा, फिर तो नहीं केस 2 होगा, नहीं केस 1 होगा। अब ये जहन में कंफ्यूजन है, तो कैसे इसको पिक करो भाई, डिनोमिनेटर को देखो। सर हाशिम ने जहां ये पढ़ाया केस नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है, वहां ये भी पढ़ाया होगा कि आपके पास केस 1 की पहचान क्या है कि डिनोमिनेटर के अंदर आपके डिनोमिनेटर के अंदर ना सिर्फ लीनियर फैक्टर्स होंगे बल्कि दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। देखो यहां पे क्या ये बात प्रूव हो रही है, आओ चेक कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स मेरा एक फैक्टर आ रहा है, इस फैक्टर के अंदर जो वेरिएबल है यानी कि कॉस एक्स उसकी हायर पावर क्या है 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, इसका मतलब लीनियर फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है 2 प्लस कॉस एक्स। पहली चीज तो चेक कर लो कि लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है। 2 प्लस कॉस एक्स का मतलब क्या, कॉस एक्स की हायर पावर क्या, कुछ भी नहीं लिखी हुई, कॉस के ऊपर पावर नहीं लिखी हुई, उसका मतलब पावर 1 है यानी कि लीनियर फैक्टर है। अब दोनों के दोनों फैक्टर लीनियर है। अब एक और पॉइंट चेक कर लो क्या दोनों आपस में सेम है डिफरेंट है, एक फैक्टर है 1 प्लस कॉस एक्स और दूसरा है 2 प्लस कॉस एक्स, दोनों के दोनों फैक्टर्स आपस में क्या डिफरेंट है, इसका मतलब केस नंबर 1 है। क्लियर है भाई मेरा बेटा, एक बात याद रख लीजिएगा, केस 1 केस 2 को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे सपोजिशन का डिफरेंस आ जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन को जब आप अननोन को सपोज कर रहे हो तो केस 1 में किसी और तरीके से होते हैं, केस 2 में किसी और तरीके से, केस 3 और 4 में और तरीके से। क्लियर है भाई, ये बात अभी आहिस्ता आहिस्ता करके क्लियर मैं करता जाऊंगा और तरीके से। अभी फिलहाल केस नंबर 1 के ऊपर हो, वो आपको आएगा सपोज करना आ गया, उसका मेथड तकरीबन तमाम बच्चों को आ गया होगा। भाई पहला काम क्या करोगे, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को खूबसूरत तरीके से नीचे उतार लो। क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 2 प्लस कॉस एक्स और बाहर dx का dx एज इट इज। भाई जरा गौर से देखो, अगेन ये ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन आ गया। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, ये अजीब जान का अजाब होते हैं, यानी कि अगर डायरेक्टली इनके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दीजिए तो बहुत डिफिकल्ट बन जाएंगे, एंगल्स की बात आ जाएगी, बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे। तो आसान तरीका एक हाशिम शॉर्ट ट्रिक याद रख लो या मैथ से शॉर्ट ट्रिक याद रख लो। ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में आ रहे हो ना, तो पहला काम ये करना है कि भाई इनको सपोजिशन के ऊपर लेके जाओ ताकि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए तुम्हारा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात करिए मेरा बेटा, मैंने $1,000,000 की बात है। क्या कहा, ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में अगर आ रहा हो तो हत्तुल इम्कान ये कोशिश करो कि सपोजिशन के ऊपर जाए और तुम्हारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। अब सपोजिशन कैसे करूं सर, किस चीज को सपोज करवाऊं मेरा बेटा, चेक करो किसको सपोज करवा सकते हो। क्या इस cos x के ऊपर डेरिवेटिव गिवन है, बिल्कुल गिवन है सर जी। मेरा बेटा cos का डेरिवेटिव नहीं गिवन, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव का sin x, तो नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले लेकर आओगे, उसके बाद सपोजिशन करवाओगे। अच्छा आप में से कोई बच्चा हो सकता है सोचे सर आपने sin x को सपोज क्यों नहीं करवाया। मेरा बेटा अगर sin x को मैं सपोज करवा दे तो मुझे कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि नीचे 2 cos x आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसी चीज को सपोज करवाएंगे जो कि ज्यादा तादाद में आ रही होगी ताकि वहां पे उसको काउंटर किया जा सके। आई होप अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो भाई क्या करते हैं, सिंपल तरीके से पहले इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करवाते हैं। कैसे करवाऊंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड -1 से, तो भाई 1 -1 तो ये रहा और 1 माइनस में अंदर जाके शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या बन गया साइन एक्स डिवाइडेड बाई dx, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 2 प्लस का कॉस एक्स। तो मेरा बेटा अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से सपोज करवा सकता हूं। किस चीज को सपोज करवाऊंगा, कॉस एक्स को। क्या रीजन है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, लेट u इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्या काम करूंगा, सिंपल तरीके से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा du बाई dx।
cos x का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, माइनस का sin x होता है। ये dx यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो du की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का sin x इंटू dx। क्या आ जाएगी du की वैल्यू भाई, नेगेटिव का sin x इंटू dx। क्लियर है मेरा बेटा, आई होप क्लियर होगी आपको ये बात। अब सिंपल तरीके से इन चीजों को उठा के अपने मेन फॉर्मूले में डालना स्टार्ट करते हैं ताकि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट नहीं करा बेटा, अभी तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आई का आई एज इट इज इक्वल टू का साइन, नेगेटिव का इंटीग्रेशन का सिंबल, सही, नेगेटिव का इंटीग्रेशन। और यहां पे अब देखो जरा गौर से, क्या माइनस का साइन एक्स डीएक्स आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो माइनस के साइन एक्स डीएक्स को मैं किससे कन्वर्ट करवा सकता हूं, चेंज करवा सकता हूं डी यू से। तो ऊपर क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से अब डी यू। और अब नीचे जरा गौर से देखिएगा, हमने कॉस एक्स को क्या सपोज कर लिया, यू के बराबर। तो यहां पे नीचे क्या आ रहा है, वन प्लस कॉस एक्स, वहां पे क्या आ जाएगा, वन प्लस यू। और जो नीचे आ रहा था टू प्लस कॉस एक्स, वहां पे क्या आ जाएगा, टू प्लस यू इंटू डी यू। आई गेस अब तो समझ गए होंगे। मैं अब तक बेटा 5 क्वेश्चन करवा चुका हूं, पहली एग्जांपल करवाई थी, फिर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 जो भी करवाया। अब तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हलवा होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ भी दूं तो मुझे उम्मीद है तमाम बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं स्टिल इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा प्रॉपर तरीके के साथ, क्योंकि मुझे पता है पार्शियल फ्रैक्शन एक मुश्किल एक्सरसाइज है। क्या कहा भाई, कैसे सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को। अब जब इसको सिंप्लीफाई करवा दिया, देखो कितना खूबसूरत अंदाज से निखर के सामने आ गया। अब तो सिंपल तरीके से सॉल्व करना है भाई। इस चीज को क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर ए अपनी कह देंगे। और अब पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। जब आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपने क्वेश्चन को लेकर आ गए, अब इक्वेशन ए कह दिया इसको, फिर पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बड़ी मजे की बात करता है। कहते हैं भाई इंटीग्रेशन के साइन के अलावा अपने क्वेश्चन को लिखो। तो इंटीग्रेशन के साइन के अलावा क्वेश्चन में क्या एग्जिस्ट करता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू इंटू 2 प्लस का यू, ये एग्जिस्ट करता है। अब केस नंबर 1 में पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है मेरा बेटा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है, बड़ा ही खूबसूरत सा है। क्या कहता है, कहता है कि भाई जितने भी लीनियर फैक्टर्स या डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हो, उनको बारी बारी उनके ऊपर उतने अननोन्स को सपोज करते हुए जाओ। तो मेरा बेटा पहला लीनियर फैक्टर है, पहला फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पे 1 प्लस यू, तो उसके ऊपर पहला अननोन सपोज कर लूंगा जो कि क्या होगा, a डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू। बीच में साइन लगाओ प्लस का, दूसरा फैक्टर दूसरे अननोन के लिए सपोज करो। यहाँ पे दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है, 2 प्लस यू, तो उसके लिए दूसरा अननोन में सपोज कर लूंगा उसके ऊपर जो कि b होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर तीसरा फैक्टर होता है उसके लिए तीसरा अननोन आता है, चौथा होता है फिर चौथा आता है। क्लियर नहीं बात हुई, ये बात तो आएगा सब क्लियर हो गई, हलवा हो गई होगी। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या काम करेंगे बेटा, अब सिंपल तरीके से एलसीएम लेंगे। भाई पैटर्न देखो सेम है, अगर एक क्वेश्चन मेरी पहली एग्जांपल भी समझ में आ गई ना, बकाया तमाम क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, कोई मसले की चीज नहीं है उसके अंदर। क्लियर है मेरा बेटा। क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीके से नीचे एलसीएम ले लेंगे। तो ये वाली चीज जो है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू इंटू 2 प्लस यू, तो एज इट इज रहेगा। यहां पे जब एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा भाई, ये नीचे बन जाएगा 1 प्लस यू इंटू 2 प्लस का यू। ये 2 प्लस यू अपने क्रॉस मैच के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, a इंटू 2 प्लस यू। ये b अपने क्रॉस मैच के ऊपर 1 प्लस यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके b से 1 प्लस यू ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, b इंटू 1 प्लस यू। सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है मेरा बेटा। नीचे वाली चीज क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस का u प्लस का b इंटू 1 माइनस का ये क्या था, 1 प्लस का u, 1 प्लस का u क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस यू प्लस का b इंटू 1 प्लस का u। और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। देखो पैटर्न तमाम क्वेश्चंस का सेम है। पहले ये बात बता देता हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से जो आते हैं पेपर के अंदर वो केस नंबर 1 के होते हैं। आपकी बुक में भी आधे से ज्यादा क्वेश्चन केस नंबर 1 के होंगे। अभी आपको क्वेश्चन हो सकता है समझ में ना आ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 वगैरह, मगर वो भी क्लियर कर देता हूं क्या हो रहा है उसके अंदर। उसमें सिंपल तरीके डिवीजन होकर सॉल्व होंगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा उन्हें। अच्छा वापस आते हैं भाई क्वेश्चन के ऊपर। क्या करेंगे अभी सिंपल तरीके से, मेरे बेटा बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 में जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनको बारी बारी जीरो के ऊपर सपोज करूंगा, वहां से उनकी वैल्यू निकालूंगा, वैल्यू निकाल के वापस इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा और फिर अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर लूंगा। और जब अननोन की वैल्यूज आ जाएंगी तब तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हलवा। तो बेटा मैंने आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को जाकर नेक्स्ट पेज पे लिख दिया। अब क्या काम करेंगे भाई, बारी बारी इसके अंदर जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनको जीरो के ऊपर सपोज करूंगा। पहला फैक्टर क्या आ रहा है, 2 प्लस यू, तो क्या कर दूंगा, इसको जीरो पे सपोज कर दूं, क्या बन जाएगा, 2 प्लस यू इज इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास यू की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी, यू की वैल्यू नेगेटिव का 2 आ जाएगी। फिर दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पे, 1 प्लस का यू, इसको भी जीरो पे सॉल्व करूंगा। यहां से यू की दूसरी वैल्यू आ जाएगी मेरा बेटा। क्या वैल्यू आ रही होगी, यहां से यू की दूसरी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 1। क्या आ जाएगी मेरा बेटा, यू की दूसरी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 1। अब बारी बारी इन यू की वैल्यूज को मैं किसमें पुट कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर
टू के अंदर, ताकि वहां से अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर सकूं। तो इस बात को यहां पे लिख दूंगा भाई, क्या लिखूंगा, पुटिंग, किस चीज को पुट कर रहा हूं, पहली वाली जो मेरी u की वैल्यू आई लीनियर फैक्टर से, क्या वैल्यू आई, माइनस का 2, क्या लिखूंगा, पुटिंग u इज इक्वल टू माइनस का 2, किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से 1 इज इक्वल टू a का a एज इट इज, इस 2 प्लस यू है, यहां पे क्या आ रहा है भाई 2 प्लस यू, अगर मैं इस u के अंदर क्या डाल दूं, वैल्यू माइनस का 2, तो मेरा बेटा 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि a खत्म हो जाएगा यहां से। ऑन दी अदर एंड जब प्लस का b है, यहां पे 1 आ रहा है, 1 प्लस का u, इस u के अंदर अगर मैं नेगेटिव का 2 पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस का 1, तो b की वैल्यू क्या आ रही होगी, माइनस का 1, जाहिर सी बात है माइनस साइन को वहां सेंड कर दूंगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से नेगेटिव का 1। भाई क्या काम करा, जो पहले लीनियर फैक्टर था उसको 0 के ऊपर जब सपोज करवाया तो वहां से पहली u की वैल्यू आई, उस u की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 2 में डाला ताकि मेरे पास पहले किसी अननोन की वैल्यू आ जाए। तो भाई जब u की वैल्यू -2 डालूंगा तो a वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, और a इंटू 0 खत्म हो जाएगा, और b की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से माइनस का 1। अब दूसरा जो u की वैल्यू है इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, तो आइए देख लेते हैं क्या बनेगा इसका भाई फर्क। क्या करूंगा भाई, u की जो दूसरी वैल्यू आ रही है इसको भी उठा के डालूंगा किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, क्या बन जाएगा, पुटिंग u इज इक्वल टू, क्या कर रहा हूं, माइनस का 1, किस में पुट करना है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो पुटिंग u इज इक्वल टू -1 किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो आइए देख लेते हैं क्या बन जाएगा, जब मैं u की वैल्यू नेगेटिव का 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो ये क्या आ रहा होगा मेरा बेटा, ये सिंपल तरीके से हो जाएगा 1 का 1 इक्वल टू a का a एज इट इज। अब जब मैं u के अंदर 2 प्लस यू आ रहा है ना, 2 का 2 एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, u के अंदर क्या पुट कर दूंगा, नेगेटिव का 1, तो क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस 2 माइनस का 1 1 और प्लस का साइन एज इट इज। अब b के अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस यू, अगर मैं इस u के अंदर नेगेटिव का 1 पुट कर दूंगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो b क्या हो जाएगा, यहां पे इस केस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, पॉजिटिव का 1। ये a की वैल्यू पॉजिटिव 1 कैसे आ रही है, जब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जहां जहां u आ रहा है वहां नेगेटिव का 1 पुट करूंगा, u की जहां जहां वैल्यू आ रही है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वहां नेगेटिव 1 पुट करूंगा, तो मेरे पास फाइनली जो a का अननोन की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन के तमाम अननोन्स फाइंड कर लिए। तो भाई इन अननोन्स को सिंपल तरीके से उठा के कहां पुट कर दूंगा, अपनी मेन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, वहां से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं। नाउ भाई क्या है मेरा मेन, कहां गया, ये रहा। नाउ सिंपल तरीके से इसको पहले इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, वहां से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो भाई इक्वेशन नंबर 1 क्या मुझे मंजर पेश कर रही होगी, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू इंटू 1 प्लस यू, आगे पीछे शिफ्ट कर दो मसले की बात नहीं है, इक्वल टू, चलो तरीके से लिख लो। इक्वेशन नंबर 1 क्या आ रही है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू, पहले 1 प्लस यू आ रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू इंटू 2 प्लस का यू इक्वल टू का साइन, फिर a की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, 1 का 1, और नीचे क्या है a डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू, तो यहाँ पे 1 प्लस यू एडिट आएगा, प्लस का साइन, फिर क्या है b डिवाइडेड बाय, b की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू एडिट, और फिर फाइनली अपनी जब इक्वेशन नंबर a में पुट करूंगा तो मेरी इक्वेशन नंबर a क्या बन जाएगी, यानी कि मेन क्वेश्चन ये बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू प्लस का साइन ब्रैकेट में माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू इंटू डी यू, ब्रैकेट ओपन करूंगा बारी बारी, इंटीग्रेशन दोनों टर्म पे अप्लाई हो जाएगी, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन एक बार अप्लाई होगी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू इंटू डी यू के ऊपर, फिर माइनस का साइन इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू इंटू डी यू के ऊपर। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे लूंगा, सिंपल तरीके से ln 1 प्लस यू माइनस का साइन ln 2 प्लस यू प्लस का c, क्वेश्चन सॉल्व। अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो एक स्टेप और, तो ln की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। क्या प्रॉपर्टी होती है, बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है तो सिंपल तरीके से ln की प्रॉपर्टी होती है, कभी भी दो टर्म्स अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हो दोनों के ऊपर इंडिविजुअली ln या लॉगरिथम आ रहा हो तो लॉगरिथम की या ln की प्रॉपर्टी होती है कि ln उनको डिवाइड में शिफ्ट कर देता है और एक बार ln पहले शिफ्ट हो जाता है, यानी कि इस तरीके से इसका आंसर ये एक और भी आ सकता है 1 प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू। और यस लास्ट के अंदर जो u की आपने ओरिजिनल वैल्यू सपोज करी हुई है, u की वैल्यू क्या भाई cos x, जहां जहां u आ रहा होगा वहां पे cos x पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा बेटा इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा। कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। भाई क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले बता रहा हूं ये दोनों के दोनों क्वेश्चन 20 दफा पास पेपर्स में आपको मिल जाएंगे।
तकरीबन हर दूसरे सारे एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 होगा, बट चूंकि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो भाई मैं बुक को फॉलो नहीं करवाता, मैं बहुत से अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने लेक्चर में नहीं करवाता जो पेपर में नहीं आ रहे होते। मैं डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जाता हूं या फिर मैं दूसरे क्वेश्चन का जनरल आइडिया देते हुए आगे मूव ऑन कर जाता हूं, क्योंकि वो जो क्वेश्चन आने आता ही नहीं है पेपर में उसको करके टाइम क्यों जाया करना है। उससे बेहतर पास्ट पेपर्स को सॉल्व करो, उससे बेहतर बैठ के एप्टीट्यूड को सॉल्व करो, उससे बेहतर बैठ के बार बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, वो ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए बेटा। क्लियर है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मेरे लेक्चर का क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक के ऊपर आ रहे थे। सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, मेरे नहीं ख्याल में इसमें कोई मसला होगा। भाई पहला काम क्या करा मैंने, एक शॉर्ट ट्रिक क्या बताई, कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट आ रहा हो कोशिश ये करो कि भाई इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आओ बाय द हेल्प ऑफ द सपोजिशन, यानी कि सपोज करवा के, और फिर लास्ट में जब आंसर निकालो तो फिर ऑब्वियसली यू की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देना जो आपने सपोज करी हुई थी। अच्छा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करा। आई गेस अब तक तो केस नंबर 1 का पैटर्न तमाम बच्चों को याद हो गया होगा। क्या पैटर्न होता है कि भाई सिंपल तरीके से जितने भी लीनियर फैक्टर्स आ रहे होते हैं उनके ऊपर उतने अननोन को सपोज करो, अगले केस में जाके नीचे एलसीएम लो, उससे अगले केस में एलसीएम कैंसिल आउट करो, देन इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फिर जितने फैक्टर्स आ रहे होंगे जीरो के ऊपर बारी बारी सॉल्व करो, और फिर जो फैक्टर्स की वैल्यू आई उनको वापस इक्वेशन नंबर 2 में डालो, एंड देन अपने अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर दो। और जब एक बार अननोन की वैल्यूज आ गई तब तो क्वेश्चन हलवा है, तब तो क्वेश्चन हलवा, क्योंकि फिर तो सिर्फ इंटीग्रेशन लेनी है, और इंटीग्रेशन लेना तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो लास्ट में इसका आंसर क्या आ जाएगा, जहां जहां यू आ रहा होगा वहां पे यू की वैल्यू को पुट कर दोगे cos x, तो सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, दोनों करेक्ट तरीके हैं बेटा। अगर आप चाहो तो उसको कंप्लीटली सॉल्व कर दो यहां तक, नहीं तो यहां पे भी छोड़ोगे आपको पूरे नंबर ही मिल रहे होंगे। क्लियर है आपको? आई होप तमाम बच्चों को स्टेप क्लियर होगा। आइए जरा एक और क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। आपकी बुक का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और उसको चेक करते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन मेरा बेटा, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5। कल भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे क्योंकि तीनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आज भी 3 क्वेश्चंस। केस नंबर 1 का एक और आपकी बुक का इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन जो पेपर में बहुत ज्यादा आ सकता है। आई गेस क्वेश्चन नंबर 9 या 10 होगा या क्वेश्चन नंबर 11 होगा, 8 9 में से कोई एक क्वेश्चन होगा आपकी बुक का। मगर बुक पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं अगेन रिकमेंड करूंगा भाई जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उनको तरीके से प्रैक्टिस करो, फिर पास पेपर सॉल्व करो। क्लियर है मेरा बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, सबसे पहला काम तो क्वेश्चन देख के आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस टॉपिक का है। भाई दिख गया इंटीग्रेशन आ रहा है चैप्टर नंबर 6 का, सही है। इंटीग्रेशन का मुझे सांप दिख गया, इसका मतलब ये अजाब इंटीग्रेशन का आ गया, सही है, कोई मसले की बात नहीं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मुझे आगे जब मैं देखता हूँ भाई इसको चेक करूंगा, एनालाइज करूंगा किस तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व होगी। साफ दिख रहा है 2 फंक्शंस डिवाइड में आ रहे हैं, सही है, पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। मैं अपनी बात को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कन्वे कर रहा हूं कि भाई देखो सिंपल तरीके 2 फंक्शन डिवाइड में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब आगे की बात, अब ये आया केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है, कौन सा केस है। देखो मेरा बेटा केस नंबर 1 अभी डिस्कस करें तो भाई ये मत सोचो कि अपना माइंड को ब्लैंक करके कि सर केस 1 ही होगा, आप केस 1 में पढ़ाने नहीं। अपनी दिमाग से सवाल पूछो कि भाई केस 1 में है तो क्यों है। केस नंबर 1 की मैंने क्या पहचान बताई आपको, मैंने आपसे कहा था केस नंबर 1 के अंदर खाली वो फंक्शन डालना उस कैटेगरी के अंदर जिनके अंदर जो डिनोमिनेटर के अंदर ना सिर्फ लीनियर फैक्टर हो बल्कि फैक्टर डिफरेंट भी हो। अब जरा यहां का डिनोमिनेटर देख लो, यहां पे जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो डिफरेंट तो हैं। क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 3 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 3 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं, बहुत अलग अलग चीजें। तो सही है, एक पॉइंट तो प्रूफ कर रहा है, मगर दूसरा पॉइंट मैंने कुछ लिखवाया था, लीनियर फैक्टर्स भी होने चाहिए। केस नंबर 1 की पहचान ही क्या होती है, ना सिर्फ फैक्टर्स लीनियर हो बल्कि डिफरेंट हो। ये फैक्टर्स लीनियर नहीं है, एक्स के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है। तो सर अब क्या करें, सर ये तो केस नंबर 1 ही नहीं है, फिर तो क्या सॉल्व करें। मेरा बेटा बिल्कुल आपकी बात सही है। यहां पे आके अब मैं परेशान हो गया और मैं घबरा गया कि भाई कैसे सॉल्व करूं। सर हाशिम ने तो कहा था केस 1 और केस 2 सबसे ज्यादा आता, मैं वही केस करके खाली चला गया या अच्छे तरीके को समझ के चला गया, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो मेरा बेटा अभी भी आपने गौर से क्वेश्चन देखा नहीं है, जरा गौर से देखो, क्या मैं कुछ काम कर सकता हूं, कोई फनकारी कर सकता हूं, कैसे सर समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा अगर मैं यहां पे आने वाले एक्स स्क्वायर को सपोज कर लूं, क्योंकि मुझे ऊपर क्या गिवन है, 2x गिवन है, तो मेरा बेटा क्या मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। अगर मैं एक्स स्क्वायर को u के बराबर सपोज कर लूं एंड देन डेरिवेटिव लेने के ऊपर 2x लेकर आ जाऊं तो dx को भी कन्वर्ट करवा दूंगा, dx इंटू 2x यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, du आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करके केस नंबर 1 में सॉल्व कर सकता हूं, और ये केस 1 का ही क्वेश्चन है, 2 या 3 या 4 का नहीं है।
क्या आपको मेरी बात पिक हुई है? देखो मैं 6.3 करवा चुका हूं बेटा, 6.7 करवा चुका हूं बेटा, और छोटे मोटे तमाम कॉन्सेप्ट दे चुका हूं। एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है कि आपको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में बहुत तरीके से क्लियर आधे ज्यादा कर चुका हूं। तो आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी ना। अगर क्वेश्चन आपके तरीके का नहीं है तो उसको अपने तरीके का बना तो सकते हो ना। इंटीग्रेशन के अंदर यही वो बात है, अपने पहले लेक्चर से मैं कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन में फॉर्मूलाज कम है, शॉर्ट ट्रिक ज्यादा है। तो भाई ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है ना यार, ये इसके एक तरीके की चीज आ गई ना, एक कॉन्सेप्ट जहन में आ गया कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो उसको सॉल्व मत करो, उसको सिंप्लीफाई करवाओ, उसको पहले सपोजिशन करवा दो। तो यहां पे भी तो गौर करो ना, अगर चेक करो नीचे वाली चीज का ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है और नीचे सेम चीज आ रही है एक्स स्क्वायर, तो भाई उसको कन्वर्ट करवा दो ना, आसानी अपने लिए पैदा करो। क्या कहा मैंने? मेरी बात पिक हो रही होगी भाई का तमाम बच्चों को। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरा बेटा देखो यहां पे जो एक्स स्क्वायर आ रहा है, अच्छा पहला काम क्वेश्चन को आई के ऊपर सपोज करोगे, नहीं तो कमेंट के अंदर स्टार्ट हो जाओगे सर पहला स्टेप नहीं किया आपने। क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का डी एक्स एज इट इज। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई अब देखो इसको अगर मुझे केस नंबर 1 पे सॉल्व करना है और ये केस 1 का ही क्वेश्चन है तो कैसे करूंगा? स्टार्टिंग में परेशान हो गया मैं कि भाई क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहे हैं सर, क्वाड्रेटिक। अभी अल्लाह के बंदो चेक करो दोनों चीजें सेम आ रही हैं और ऊपर इनका डेरिवेटिव भी गिवन है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर फैक्टर है, सपोजिशन के ऊपर सॉल्व हो जाएगा। यानी कि मैं सपोज करूंगा पहले किस चीज को, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जब डेरिवेटिव ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x हो जाएगा, ये dx यहां पे डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो du की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, मेरा बेटा 2x इंटू dx, क्या आ जाएगी du की वैल्यू 2x इंटू dx। तो जहां जहां क्वेश्चन में चीजें चेंजेस आ रहे हैं उनको चेंजेस लेकर आ जाओ मेरा बेटा, जहां जहां सपोजिशन करिए वहां पे चेंजेस लेकर आ जाओ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज, भाई 2x इंटू dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, du लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी आप। तो ऊपर du आ जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस का साइन एज इट इज, एक्स स्क्वायर को u के ऊपर सॉल्व कर लिया, यहां पे u आ जाएगा, यहां पे भी 3 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो क्या बन जाएगा 3 प्लस u बन जाएगा। अब बताओ ये क्वेश्चन कोई मुश्किल बच रहा है? अब देखो जरा ओरिजिनल क्वेश्चन देखो, ये देखो। अब मेरे ख्याल में तमाम बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत ही हलवा बन गया, इसको तो सिंपल तरीके से सॉल्व करने की केस नंबर 1 के ऊपर। तो मेरा बेटा इसमें क्या मुश्किल है? आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो यकीन मानो फिर सब समझ में आ गया केस 1 का। कहने का रीजन क्या है, कहने की वजह क्या है कि भाई बहुत बार आपके पास हो सकता है एग्जामिनर आपसे एक ट्रिक खेले, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, बट आपने वहां पे अपना होशो आवाज को बरकरार रखना है। आप चेक करो ना कि भाई ये केस 1 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, 3 का 4, अपने आप से सवाल पूछो। अब जब सवाल पूछो तो लॉजिकली उसको जवाब भी दो अपने आप को, अपने आप से ये हमेशा बात होती है। सही है भाई। अब देखो भाई सर ने बताया था केस 1 के अंदर डिफरेंट होने चाहिए, दोनों फैक्टर्स डिफरेंट है, दोनों फैक्टर्स डिफरेंट है मगर लीनियर नहीं है। यार लीनियर नहीं है, फंस गया मैं। अब मैं क्या करूं भाई, मैं साफ देख सकता हूं कि नीचे वाली चीज के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो सिंपल तरीके से सपोजिशन कर ली। अब जब सपोजिशन कर ली तब तो ये क्वेश्चन हलवा बन गया ना, अब सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां पे मेरा बेटा हम लोगों ने एक मेजर हिस्सा अपना कवर कर लिया इन 6 क्वेश्चंस के ऊपर। दीज ऑल 6 क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरा बेटा। जिसको मैं आपको जो पहला क्वेश्चन करवाया था एग्जाम्पल वाला, वो भी पास्ट पेपर क्वेश्चन था, उसके बाद से लेकर अब तक हम लोगों ने 4 से 5 क्वेश्चन करे। These all are quite important। कहने का मकसद क्या है, इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करें। पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ इंटरमीडिएट साइड के ऊपर, एप्टीट्यूड साइड के ऊपर भी। अच्छा मैंने एप्टीट्यूड की शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बता दी है। एप्टीट्यूड के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पास, ये एप्टीट्यूड के अंदर आपके पास ये एमसीक्यूज के तौर के ऊपर ये पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, या फिर इंटर के आपके पेपर के अंदर ये एज एन एमसीक्यूज ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां पे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवों की तरह छुटकी बातें में सॉल्व होगा। कैसे भाई, मैंने उसकी जुगाड़ बता दिया आपको, वो जुगाड़ कोई और टीचर नहीं बताएगा। मैंने क्या कहा, जो भी आपके पास उस क्वेश्चन के 4 या 5 ऑप्शन होंगे ना, एमसीक्यूज के ऑप्शन होंगे आपके पास, क्या करोगे बारी बारी उन चारों के ऊपर डेरिवेटिव कर लेना, किसी एक ऑप्शन के ऊपर वापस आपका क्वेश्चन बन रहा हो। अच्छा तो बेटा यहां पे मैं इस वीडियो लेक्चर को एंड करूंगा, मगर उससे पहले एक बात और कहूंगा। कुछ लेक्चर नंबर 2B, यानी कि एक लेक्चर नंबर मैं 2B भी अपलोड करूंगा उस लेक्चर वीडियो के अंदर। अभी तो हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे केस 1 के, इसके अलावा जो बुक के अंदर आपके केस 1 के क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 वगैरह जो क्वेश्चंस हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, मगर 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मैंने डिस्कस नहीं करे। जाहिर सी बात है उन क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन बड़े
खूबसूरत क्वेश्चन है। बच्चे को अक्सर लगता है कि पता नहीं यार वो क्वेश्चन शायद केस 1 के नहीं है, जिस तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया है ना, तो वहां पे भी उस टाइप की फनकारी चल रही होती है। तो नॉर्मल आवाम सोचती है कि भाई ये केस 1 का नहीं है, हालांकि वो केस 1 का ही होता है, बस सिंपल तरीके से वहां पे कोई ना कोई एक सिंप्लीफिकेशन होनी होती है, और सिंप्लीफिकेशन के बाद वो बड़े प्यारे तरीके से केस 1 का ही क्वेश्चन बन रहा होता है। तो मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, उन क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करने का कोई तरीका सिखा दूंगा, तो फिर आप उसको भी सॉल्व करोगे, बट वो लेक्चर नंबर 2B में, यानी कि ये लेक्चर नंबर 2 का पार्ट ए है, वो पार्ट बी में मैं सिखाऊंगा, ताकि उसके अंदर 10 से 15 या 20 मिनट के अंदर मैं जल्दी जल्दी आपको 3 से 4 क्वेश्चन का रिव्यू दे दूंगा और बता दूंगा कि भाई किस तरीके से ये क्वेश्चन जो कि अपनी बाजाहिर दिखने के अंदर लगता है कि केस 2, केस 3, केस 4 के होंगे, मगर दर हकीकत ये केस 1 के ही है, सिर्फ इनका मेकअप करने की जरूरत है, इनकी सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत है। तो यहां पे इस वीडियो लेक्चर को एंड करता हूं। आई होप आपको पूरा केस नंबर 1 समझ में आया होगा। केस नंबर 1 मैंने डिटेल में आपको समझाया, तमाम के तमाम क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं रिकमेंड करूंगा इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। पास पेपर्स को लाजमी सॉल्व करें, पास पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन आए आपके पास उनको बैठ के सॉल्व करो, ना कि बुक के फजूल क्वेश्चन बैठ के करो। उससे बेहतर क्या है, पास पेपर से क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करो। और फिर साथ साथ मैंने आपको एप्टीट्यूड मैथ्स के अंदर या फिर एमसीक्यूज में अगर ये क्वेश्चन आ जाए उनको करने का तरीका भी बताया। यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर को एंड करता हूँ। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।